चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में 50 नंबर क्वेश्चन तक मैंने करा दिया था। अब 51 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। अगर आपने 50 नंबर क्वेश्चन तक नहीं देखे हैं तो आप जाके वीडियो देख लें। चलिए 51 नंबर से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहता है, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला? बात की जाए सीवी रमन की तो सीवी रमन को भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और कब दिया गया था? तो 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भौतिक के क्षेत्र में सीवी रमन को दिया गया, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अल्फांसो है। अल्फांसो की बात करें, अल्फांसो आम की एक प्रजाति है, आम की एक किस्म है। इसका आंसर हो जाएगा आम की एक किस्म। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे। मसौदा कहने का मतलब हो गया यहाँ पर प्रारूप समिति। मतलब प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति की बात करें तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर। आंसर हो जाएगा B.R. अम्बेडकर। मसौदा यानी प्रारूप समिति की बात करें तो प्रारूप समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था। यानी प्रारूप समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था। और इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। तो अभी पूछा गया हमसे, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर। मसौदा जैसे ही बोला तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए प्रारूप समिति। आंसर हो जाएगा B.R. अम्बेडकर। प्रारूप समिति को ही मसौदा समिति भी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। शक संबंध जो 78 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है, प्रकट करता है। ध्यान दीजिएगा, एक कनिष्क राजवंश है, कनिष्क के विषय में हम लोग को पढ़ना होता है। कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क की बात करें, कुषाण वंश के अंतर्गत कनिष्क ने अपना शासन प्रशासन करने का काम किया। और इसने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठे और 78 ईस्वी में ही ने एक संवत की शुरुआत की जिसे शक संवत कहते हैं। और शक संवत की शुरुआत किसने की है? तो कनिष्क ने की है। यानी कनिष्क का शासनकाल के दौरान कनिष्क के द्वारा शक संवत की शुरुआत की गई है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वह शक संवत पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है। और इसे भारत सरकार ने 1957 ईस्वी में अपना लिया था। 1957 ईस्वी में शक संवत को आधार बनाते हुए भारत का राष्ट्रीय पंचांग घोषित किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसे देवी अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता है? इसका आंसर हो जाए सुभाष चंद्र बोस। इसको याद ही रखिएगा डायरेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि इको फ्रेंडली है? तो याद रखिएगा, इसका होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग, ए नंबर। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था। क्या कारण था? इसका प्रमुख कारण था विदेशी पूंजी की दुर्लभता। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, कहता नलाईरम काव्य संग्रह में डैश का श्रेय है। नलाईरम काव्य संग्रह की बात करें तो नलाईरम काव्य संग्रह को तैयार करने का श्रेय अलवार संत को जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अलवार। कवि कम्मन की बात करें, तमिल रामायण के रचनाकार कौन है? तो कवि कम्मन। यानी तमिल रामायण, तमिल रामायण किसने लिखा? कवि कम्मन। और शिव भगवान के उपासक को नयार कहते थे। तो याद रखिएगा, शिव भगवान के उपासक को क्या कहते हैं? नैनार कहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कहाँ से हो जाएगा? हाँ, 59 से।
चलिए, पूछा गया क्वेश्चन है विश्व विरासत दिवस कब बनाया था। तो विश्व विरासत दिवस की बात करें जाए तो 18 अप्रैल को बनाया जाता। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 18 मई को विश्व संग्रहालय दिवस मनाया जाता। ध्यान में रखिएगा, अभी हमसे पूछा गया विश्व विरासत दिवस, तो विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व संग्रहालय दिवस 18 मई। चलिए अगले क्वेश्चन। OIC का अर्थ होता है, OIC का अर्थ होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री। इसका आंसर हो जाएगा बी। 61 नंबर, भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में निम्नलिखित में से किसने गहरी रुचि दी थी। ध्यान दीजिएगा, एक गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का शासनकाल था 1880 से लेकर 1884। 1880 से लेकर 1884 के अपने शासनकाल के दौरान लॉर्ड रिपन ने ही भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना की, जिस कारण भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्म लॉर्ड रिपन को कहा जाता। लॉर्ड रिपन के ही शासनकाल में 1881 ईस्वी में भारत में नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत हुई। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया। यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पीली क्रांति शब्द किसकी बड़ी मात्रा में उत्पादित वस्तु के संदर्भ में प्रयुक्त होता है? तो याद रखिए, पीली क्रांति का संबंध है खाद्य तेल से। अगला क्वेश्चन है, स्वदेश में विकसित किस वस्तु का नाम पृथ्वी है? तो याद रखिएगा, मध्य दूरी बैलिस्टिक मिसाइल का। अगला क्वेश्चन है, बार्ड सुपर थर्मल पावर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार में। अगला क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? इसका हो जाएगा ट्राम्बे, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टियां चमकती प्रतीत होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नवादा। अगला क्वेश्चन है, राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रमुख होता है। ध्यान दीजिएगा, एक होता है वैधानिक प्रमुख, एक होता है वास्तविक प्रमुख। एक होता है वैधानिक प्रमुख, एक होता है वास्तविक प्रमुख। बात किया जाए राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य का वास्तविक प्रमुख हो जाएगा आपका मुख्यमंत्री, जबकि संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। इसी तरह केंद्र में भी होता है, केंद्र में संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति और वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री। चलिए, नींबू खट्टा किस कारण होता? ध्यान दीजिए, नींबू में कौन सा आम होता है? तो नींबू की बात करें तो नींबू में होता है साइट्रिक अम्ल। नींबू में कौन सा आम? साइट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा आम होता है? तो टार्टरिक अम्ल। सिरका में कौन सा आम होता है? तो सिरका में होता है एसिटिक अम्ल। पेट में कौन सा आम होता है? तो पेट में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मतलब अमाशय में कौन सा आम होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अभी हमसे पूछा गया नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो साइट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत है? असत मतलब गलत है, गलत कथन को चुनना है। यहाँ ध्यान देना है, गलत कथन को चुनना है। ध्यान दीजिएगा, व्यंजक चूर्ण जो है जल में घुलनशील नहीं होते हैं। पूर्णतः जल में व्यंजक चूर्ण नहीं घुलते हैं। ए नंबर ऑप्शन पढ़िए, जल में अधिक विलय होता है, जबकि व्यंजक चूर्ण जल में कम घुलनशील होता। गलत चुनना था, गलत मेरा हो गया ए नंबर। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, अच्छा क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है। मनुष्य के शरीर का जो पैर की हड्डी होती है वह खोखली होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? अस्थियां मतलब हड्डी। मनुष्य की खोपड़ी में टोटल 29 हड्डी होता है। बात किया जाए फेस में 14 हड्डी होता है।
और संपूर्ण खोपड़ी में 29 हड्डी होता है। चलिए, इंसुलिन प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं बेस्ट के द्वारा किया गया था 1921 ईस्वी में। इंसुलिन जो है अग्नाशय के लैंगर्हैंस दुपिका से निकलती है और यह बीटा कोशिका से निकलती है और इंसुलिन प्राप्त होती है डालियाँ की जड़ें से। और इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है, मधुमेह, और इंसुलिन की अधिकता से हाइपोगैलेसीमिया रोग होता है। इसको भी याद रखिएगा। अगला है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन है? संसार का सबसे बड़ा पुष्प हो गया रेफलेसिया, जबकि संसार का सबसे छोटा पुष्प हो जाता है बुलेफिया। परमाणु नाभिक के अभी यानी परमाणु के नाभिक में क्या होता है? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर 2 डायप्टर हो तो इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा? डायप्टर मतलब P बराबर होता है 1/f होता है। ठीक है, हमको लेंस का पावर 2 डायप्टर दिया है, हमको फोकस निकालना। चलिए, P की जगह पर 2 लिखेंगे 1/f। ठीक है, आप कोना कोनी गुना कीजिए, f बराबर हो जाएगा 1/2। ये हमको मीटर में, हमको कहता है सेंटीमीटर में निकाल, सेंटीमीटर में निकालने के लिए 100 से गुना, 100 कर दीजिए ऊपर में गुना, तो काटिए आ जाएगा 50 डायप्टर यानी 50 सेंटीमीटर। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी की घनत्व की अधिकता की बात करें 4 डिग्री सी पर। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः होता है। बात किया जाए ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकेंड होता है, कहीं कहीं 332 मीटर भी पर सेकेंड आता है, आगे पीछे थोड़ा बहुत कोई दिक्कत नहीं। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। तरंग एवं कण दोनों के समान प्रकृति होती है। अगला क्वेश्चन, सूखा बर्फ किसे कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखा बर्फ कहते हैं। चलिए बैठते हैं। अच्छा क्वेश्चन बनाइएगा। 5 का स्क्वायर करिए 25, 2 अंक के बाद पॉइंट, फिर इसका स्क्वायर करिए 4 अंक के बाद पॉइंट, 0 0 2 5, फिर इसका स्क्वायर करिए 6 अंक के बाद पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद। आप सबको जोड़ लीजिए, 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 बी नंबर आंसर जोड़िएगा, 5 2 5 2 5 2 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए इसका हमको एलसीएम निकालना, 7/5 और 9/25, 7/5 और 9/5। जो निकालने कहेगा हम ऊपर वाला का निकालें, हमसे एलसीएम बोला निकालने के तो एलसीएम निकालेंगे ऊपर वाला का, ऊपर वाला के एलसीएम निकालेंगे 9 7 का एलसीएम 63 होगा, और नीचे वाला का क्या निकाल देंगे एचसीएफ, 5 और 25 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 5। अगर हमसे एचसीएफ पूछता तो ऊपर वाला का एचसीएफ निकालते हैं, नीचे वाला का एलसीएम, जो पूछेगा वो ऊपर वाला का निकाल लेंगे, तो हो जाएगा आंसर 63/5 यानी ए नंबर। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन, 82 नंबर क्वेश्चन क्या कहता, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन सुनिएगा। कहता यदि कोई वस्तु 16 रुपया प्रति की दर से खरीदी गई और 18 रुपया प्रति वस्तु की दर से बेच दी गई तो लाभ प्रतिशत क्या है? मतलब 16 रुपया में खरीदे, 18 रुपया में बेच दिए, कितना का लाभ हुआ? 2 का। प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुना कर लीजिए। ये कट जाएगा कितना बार में? 8 बार में। ये कट जाएगा 4 के टेबल में 25 बार में, 4 से कट जाएगा 2 बार में, यानी 25/2 मतलब 12.5 बी नंबर। अगला है 14 भुजा वाले एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों के मापों के योग का मान क्या होगा? देखिए आंतरिक कोणों के मापों का योग बराबर होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री गुना n-2। n का मान दिया है 14, 14 में से 2 घटाएंगे क्या हो जाएगा? 12। 12 गुना 180 कीजिए, 12 गुना 180 कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा 2160 आ जाएगा। चलिए 50 प्राकृत संख्या का औसत कितना होगा?
पैकेट संख्या मतलब गिनती की संख्या। चलिए हम 1 से स्टार्ट करें, 1 2 3 डॉट 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 50 तक जाएंगे। अब इसका हमको औसत का निकालना। औसत निकालने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, प्रथम प्लस अंतिम को जोड़ लेंगे, हो गया 51 बट्टे 2 कर देंगे, आ जाएगा आंसर 25.5। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्र में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? तो इसका आंसर हो जाएगा टिस्को। टिस्को की बात करें, टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेदपुर में किया गया था। कहाँ किया गया? जमशेदपुर में, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। याद रखिए, पूछा गया टिस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो बॉम्बे में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत विश्व में दूसरा सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। सबसे ज्यादा उपभोक्ता और एवं उत्पादक किस चीज का बात करते हैं, जो कि दूसरे नंबर पर? तो चाय का। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल डमरू कौन है? तो ये हो जाएगा पाक जल डमरू, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, बिहार विधानसभा के सितंबर 2022 में लोक लेखा समिति का सभापति किसे बनाया गया था? तारकिशोर प्रसाद। बिहार से संबंधित क्वेश्चन है, बिहार से संबंधित क्वेश्चन को आप याद ही रख लीजिएगा, करंट के संदर्भ में अच्छा रहेगा, क्या कि यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। चलिए 89 नंबर, सितंबर 2022 में बिहार सरकार ने स्थानीय भाषा को संरक्षित करने के उद्देश्य से किन भाषा के 2 अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुरजापुरी और वजिका भाषा को। अगला है 90 नंबर क्वेश्चन, सितंबर 2022 में बिहार में स्थित चंदन पहाड़ी की प्राकृतिक गुफा में उत्कीर्ण मौर्य शासक अशोक के लघु शिलालेख को चुनने से पोतवाने के कारण अखबारों में चर्चा में रहा, यह कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? सासाराम। चलिए अब 51 नंबर क्वेश्चन से होगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा जा रहा है 51 नंबर क्वेश्चन, 24 सितंबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुरारपुर में बन रहे इथेनॉल प्लांट का निरीक्षण किया, यह कहाँ स्थित है? इसका हो जाएगा मोतीपुर में। करेंट है, करेंट को आप याद ही रखिएगा, बेहतर रहेगा, बिहार के संदर्भ में सारा करेंट है, पूछने की अधिक संभावना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बेला औद्योगिक क्षेत्र में स्थित लेदर पार्क बिहार के किस जिले में स्थित? लेदर पार्क की बात की जाए तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में लेदर पार्क है। अगला है, बिहार के चर्चित नंदन चौबे किससे संबंधित है? तो नंदन चौबे का संबंध पर्वतारोही से है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का हरित आवरण क्षेत्र कम से कम कितना प्रतिशत तक करने का लक्ष्य बिहार सरकार ने रखा है? तो इसका हो जाएगा 17%। अगला है, अगस्त 2022 में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अवध बिहारी चौधरी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में बिहार विधान परिषद के सभापति कौन है? तो वर्तमान में बिहार विधान सभापति के अध्यक्ष है उपेंद्र कुशवाहा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान बिहार विधान परिषद के उप सभापति कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे। अब है अगला 58 नंबर क्वेश्चन, देख लीजिए। एनडीए गठबंधन से अलग होकर 10 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तो कितनी बार अभी तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ ली है? तो याद रखिएगा 8 बार। कितनी बार? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 बार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार टोटल अभी तक में, वर्तमान समय तक में 8 बार सदस्य मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ली है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछने की अधिक संभावना है और ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 16 अगस्त 2022 को बिहार में हुए कैबिनेट विस्तार के तहत वित्त, वाणिज्य और संसदीय कार्य मंत्री कौन बने हैं? तो इसका याद रखिएगा, इसका आंसर होगा विजय कुमार चौधरी। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। बिहार में बनी नई सरकार में गृह विभाग किसके पास है? तो ये नीतीश कुमार के पास है।
जब से नीतीश कुमार की सरकार बनी है तब से लेकर वर्तमान समय तक ये जो गृह विभाग है नीतीश कुमार के पास ही सुरक्षित है। चलिए, आज के वीडियो में 100 तक क्वेश्चन पूरा हो गया है। अब प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का वीडियो कल उपलब्ध कराएंगे। आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा, इसमें ज़्यादा डाटा है, याद ही रखने वाला है, समझाने वाला नहीं था, इसलिए ज़्यादा हमने डिटेल में सॉल्यूशन नहीं किया। इसमें याद रखने वाला है, याद रखिएगा। करंट के संदर्भ में भी बहुत कुछ याद रखने वाला है, याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप समूह का धन्यवाद। चलिए।